नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में हार जीत का फैसला कल हो जाएगा। सुबह 10 बजे तक जीत हार का ट्रेंड लोगों को मिलने लगेगा। दरअसल एग्जिट पोल आने के बाद अब सबकी निगाहें 4 जून को होने वाली काउंटिंग पर टिकी हुई है। काउंटिंग सेंटर पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वहीं लोकसभा चुनाव की मतगणना से एक दिन पहले निर्वाचन आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। मेगा काउंटिंग से पहले आज दोपहर 12:30 बजे दिल्ली में निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हाल में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराए गए। 19 अप्रैल से शुरू हुआ आम चुनाव 1 जून को खत्म हुआ। शायद ऐसा पहली बार हो रहा है जब निर्वाचन आयोग वोटिंग खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। निर्वाचन आयोग द्वारा मीडिया को भेजे आमंत्रण में कहा गया है, लोकसभा चुनाव 2024 पर निर्वाचन आयोग द्वारा संवाददाता सम्मेलन। पिछले लोकसभा चुनाव तक उपचुनाव आयुक्त हर चरण के मतदान के बाद मीडिया ब्रीफिंग करते थे, लेकिन अब ये प्रथा खत्म कर दी गई है। अब देखना होगा कि 12:30 बजे निर्वाचन आयोग अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहता है। तो कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सभी जिलों में काउंटिंग को लेकर विशेष तैयारी की गई है। बात मोतिहारी की करें तो यहां पूर्वी चंपारण और शिवहर लोकसभा सीट की काउंटिंग की जाएगी। इसके लिए मुंशी सिंह महाविद्यालय में काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। काउंटिंग को लेकर तैयारी पर मोतिहारी से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अवनीश कुमार। 4 जून को यह पता चल पाएगा कि पूर्वी चंपारण का सांसद कौन होगा। देखिए 4 जून को इसी जो है मतगणना केंद्र मुंशी सिंह महाविद्यालय मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहां पर शिवहर और पूर्वी चंपारण लोकसभा चुनाव को लेकर जो ईवीएम है वो यहीं रखे गए हैं और यहीं पर मतगणना केंद्र भी बनाया गया है और यहीं पर मतगणना होगी। सुबह 8 बजे से मतगणना होगी और उसके बाद जो है जो परिणाम आएंगे उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर तमाम नेताओं के जो भाग्य ईवीएम में कैद हुए हैं तो किनके भाग का फैसला होता है। खासतौर पर किनको पूर्वी चंपारण का ताज मिलता है, किनकी जीत होती है, किनकी हार होती है। 12 प्रत्याशी जो है वो मैदान में है और सभी के काउंटिंग एजेंट भी जो हैं वो इसी मतगणना केंद्र पहुंचेंगे। जो काउंटिंग कराने वाले जो अधिकारी हैं उनकी भी जो है प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। 4 जून को फैसले का दिन है। 4 जून का इंतजार पूरा देश कर रहा है। पूर्वी चंपारण की जनता कर रही है, शिवहर की जनता कर रही है और ये 4 जून को पता लग पाएगा कि आखिर जो है पूर्वी चंपारण की जनता ने किन पर विश्वास किया था, क्योंकि जो है लंबा जो है प्रचार प्रसार हुआ था। तमाम प्रत्याशियों ने अपना पूरा दम लगाया था। किनके सर पर सत्ता का ताज होगा, किनको हार मिलेगी, ये 4 जून को पता चल पाएगा। अवनीश कुमार, न्यूज 18 पूर्वी चंपारण। नवादा में भी काउंटिंग को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। शहर के कन्हई लाल कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया है। कल सुबह 8 बजे से यहां वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 टेबल बनाए गए हैं। तैयारी को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अनिल विशाल। लोकसभा 2024 का चुनाव 19 अप्रैल 2024 को संपन्न हुआ और वोटिंग के बाद सभी ईवीएम को नवादा के केलेस कॉलेज परिसर में रखा गया है और यहां स्ट्रांग रूम के बनाए जाने के बाद यहां कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके कार्यकर्ता सीसीटीवी के जरिए उन सभी ईवीएम और ईवीएम से जुड़े जितने भी सुरक्षा स्थल है उनकी कड़ी निगरानी में डटे रहे और लगभग 1.5 माह तक इस ईवीएम को यहां रखा गया और कल यानी 4 जून को इसी कन्हई लाल कॉलेज के परिसर में मतों की गणना होनी है। 4 जून 2024 को 8 बजे केएलएस कॉलेज में मतगणना निर्धारित है। उसके लिए संपूर्ण तैयारी प्रशासन के द्वारा कर ली गई है। जो मतगणना केंद्र है उसके इर्द गिर्द 3 लेयर का सिक्योरिटी रहेगा। उसके सारे तैयारियां कर ली गई है। आईडी कार्ड से ही कोई भी व्यक्ति प्रवेश करेगा। अनाधिकृत प्रवेश एकदम वर्जित किया गया है। जिला में काउंटिंग के लिए और जो स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए पर्याप्त बल हम लोगों को प्राप्त हो चुका है। 3 लेयर में उसकी सुरक्षा रहेगी। बाहर के लेयर में जिला बल रहेगा जो 100 मीटर की परिधि में रहेगा। सेकेंड लेयर पे बीएसएफ की रहेगी टीम और जो अंदर में काउंटिंग हॉल है उसके गेट पे जो केंद्रीय सैनिक बल हैं उनकी प्रतिनियुक्ति रहेगी। कल का दिन महत्वपूर्ण होगा और कल ही यह तय हो पाएगा कि नवादा किसका होगा। अनिल विशाल, न्यूज 18 नवादा।
सिवान में भी जिला प्रशासन ने काउंटिंग को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। शहर के डीवी कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। सीसीटीवी से स्ट्रांग रूम की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। ईवीएम की सुरक्षा में सीआईएसएफ, बीएमपी और जिला पुलिस बल के जवान तैनात किए गए हैं। डीवी कॉलेज में बने जो काउंटिंग सेंटर उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे होती है वोटों की गिनती, क्या प्रक्रिया होती है। तो रिटर्निंग अफसर की देखरेख में ये पूरी गिनती की प्रक्रिया जो है वो संपन्न होती है। तो देखिए वोटों की गिनती कैसे होती है, ये पूरा प्रोसेस है। काउंटिंग सुपरवाइजर, असिस्टेंट मौजूद रहते हैं। आमतौर पर डीएम ही रिटर्निंग अफसर होते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को देखते हैं। और एक लोकसभा के लिए एक ही काउंटिंग सेंटर जो है वो बनाया जाता है। इसके अलावा काउंटिंग हॉल में कुल 14 टेबल लगाई जाती हैं और इसके साथ साथ सबसे पहले बैलेट पेपर और ईटीपीबीएस की गिनती की जाती है और करीब इसमें आधे घंटे का वक्त लगता है। इसके बाद जो है ईवीएम के वोटों की काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाती है और सभी टेबल पर उम्मीदवार की ओर से एक एजेंट भी वहां पर रखे जाते हैं। मतगणना एजेंटों के सामने ईवीएम खोली जाती है और काउंटिंग की प्रोसेस होती है। काउंटिंग एजेंट वोटों की जो गिनती है वो देख सकते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही और गिनती खत्म होने तक एजेंट जो है वो बाहर भी नहीं जा सकते, ये सख्ती बरती जाती है। सारा डेटा कंट्रोल यूनिट मेमोरी में सेव होता है। इसके अलावा गिनती के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रख दिया जाता है ताकि वो सुरक्षित रहे और मतगणना पूरी होने पर प्रमाण पत्र जो है वो प्रत्याशियों को दे दिया जाता है। विजेता को निर्वाचन अधिकारी जो है वो सर्टिफिकेट सौंप देते हैं। और इस बीच बड़ी खबर नालंदा से है, जहां परवलपुर थाना क्षेत्र में चुनावी रंजिश में जेडीयू कार्यकर्ता अनिल कुमार की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि धारदार हथियार से मारकर अनिल कुमार की हत्या कर दी गई है। जेडीयू कार्यकर्ता अनिल कुमार पोलिंग एजेंट के रूप में 1 जून को गांव के ही बूथ पर बैठे हुए थे, तभी तेज धारदार हथियार से उन पर हमला किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। घटना के बाद जेडीयू कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और मामले की छानबीन में जुट गई है। तो देखेंगे स्टूडेंट को नाम तो सबको हमको उतना पता नहीं है, लेकिन सब था छीन रहे थे आदमी कौन सबको। रोज डेली साथे जाते थे घूमने। तो क्या घटना इनके साथ घटी है? तो खेत में हुआ है, सब खेत पे चलते मार दिया है। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव के काफिले पर फायरिंग और मारपीट मामले में साइटी ने एक नामजद आरोपी विकास यादव को गिरफ्तार किया है। बाकी 8 फरार आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी चल रही है। रामकृपाल यादव पर हुए हमले के बाद से आरजेडी पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी सांसद ने आरजेडी विधायक रेखा देवी पर बूथ के भीतर हंगामा करने का आरोप लगाया है। बिहार में वैसे तो लोकसभा का चुनाव करीब करीब शांतिपूर्ण रहा। पहली बार बवाल की खबर आई 5वें फेज में। सारण लोकसभा क्षेत्र से यहां से लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य उम्मीदवार है। और अब दूसरी हंगामेदार घटना हुई है पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में, जहां से आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती उम्मीदवार है। 1 जून वोटिंग वाले दिन पाटलिपुत्र से बीजेपी के उम्मीदवार रामकृपाल यादव के काफिले पर फायरिंग हुई। फायरिंग की घटना से बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ गया। बीजेपी ने हमले और फायरिंग की घटना के लिए आरजेडी को जिम्मेदार ठहराया है। ये पूरी तरह गुंडागर्दी पर उतर गए। बिहार के लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला कोई व्यक्ति है तो लालू प्रसाद जी है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार है जो हिंसा के बल पर चाहता है कि हम चुनाव जीत ले। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फायरिंग को लेकर चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र का एक वीडियो भी
वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मसौढ़ी विधायक रेखा पासवान बूथ पर आरजेडी का गमछा ओढ़कर पहुंची थी। विधायक अपने सहयोगियों के साथ वोटिंग करवाने पहुंची थी। इस दौरान बीजेपी के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस बात पर इलाके में पूरे दिन बवाल होता रहा और जब रामकृपाल यादव इस इलाके में पहुंचे तो उनके ऊपर फायरिंग की गई। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कि आप जाके न्यूसेंस पैदा कर रहे थे, आप बूथ में हेंडर्स कानून को हाथ में ले रहे थे, चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा रहे थे और आपको वहीं गिरफ्तार करना चाहिए था, रोक लेना चाहिए था। जो नहीं किया, वहां का प्रशासन का फेल्योर है। लेकिन रामकृपाल यादव ने मसौढ़ी विधायक रेखा पासवान पर भी मसौढ़ी थाने में मामला दर्ज करवाया है। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव के काफिले पर फायरिंग और मारपीट मामले में एसआईटी ने एक नामजद आरोपी विकास यादव को गिरफ्तार किया है। बाकी 8 फरार आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी चल रही है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है, इसका इंतजार सबको है। वैसे किसी उम्मीदवार के काफिले पर हमला जैसी घटना बिहार में काफी दिनों के बाद हुई है, जो चिंता का सबब है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और दानापुर से अमरजीत की रिपोर्ट। पाटलिपुत्र से सांसद रामकृपाल यादव के काफिले पर हमला मामले में आरजेडी से विधायक रेखा देवी ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मसौढ़ी से विधायक रेखा देवी ने आरोप लगाया कि वो बूथ पर वोटिंग की स्थिति देखने गई थी, जहां पर उनके साथ बदसलूकी की गई। उन्होंने बोगस वोटिंग का आरोप लगाया है और गरीबों दलितों को वोट देने से रोके जाने का आरोप लगाया है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि विधायक के साथ बदसलूकी मामले की पुलिस को जांच करनी चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव अपनी हार को नहीं बचा पा रहे हैं। कि कोई पहचान नहीं हो रही है, भीतर बैठा हुआ लोग वोट मार रहा है, जानने की कोशिश की गई। इनको जाति सूचक शब्दों से इनको भद्दी भद्दी गालियां दी गई, जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया, इनके अंगरक्षक के साथ बदसलूकी की गई, कॉलर तक पकड़ा गया। तो पछा नहीं पा रहे हैं, बौखलाहट में है। कब तक आप पाटलिपुत्रा की जनता को ठगते रहिएगा? कब तक आप पाटलिपुत्रा में आपने काम नहीं किया, जनता ने मन में ठाना? इस बार भाई हम नहीं स्वीकार करेंगे, देश के अंदर में हालात खराब है। अब इतने में शशि मुखिया आ गया, मुखिया पति शशि मुखिया आ गया, वहाँ पर रीना कुमारी और राकेश मुखिया, ये सब तीनों बहुत लोग के नाम है। और सब आके कहे कि निकल तुम बाहर हो, दुष्यंत कैसे घुस गए। मैंने इस तरह के बदतमीजी भद्दी भद्दी गालियाँ हम तो देख के दंग रह गए। फिर बाद में हम बोले क्या कर रहे हैं आप लोग, मेरे साथ क्यों इस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं, यही ठीक नहीं कर रहे हैं, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। पूरा गरज में वीडियो भी है। हमारे आदमी तो कोई साथ में नहीं था, एक कार्यकर्ता साथ में थे। मसौढ़ी से इस बीच बड़ी खबर है, जहां विधायक रेखा देवी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। मसौढ़ी प्रशासन की तरफ से प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। विधायक रेखा देवी पर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का आरोप है। जिला प्रशासन के अनुसार विधायक बिना अनुमति वोटिंग सेंटर चली गई और हंगामा किया और इसी मामले में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। अमरजीत हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हैं। अमरजीत, कई आरोप लग रहे हैं और रेखा देवी पर भी कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। एफआईआर में क्या कुछ है? एफआईआर में जिस तरह से मजिस्ट्रेट ने किया है, जो सेक्टर मजिस्ट्रेट थे उन्होंने ये मामला दर्ज कराया है, उसमें ये बातें जिक्र की गई है कि रेखा देवी अपने अंगरक्षक के साथ, जो रेखा पासवान है विधायक, वो अपने अंगरक्षक के साथ बूथ सेंटर पे पहुंच गई और वहां जो गमछा वो पहनी हुई थी उस पे आरजेडी लिखा हुआ था, जिससे वोट प्रभावित होने का जो है ये बात उसमें लिखित दी गई है और इसी को लेकर के जो है मामला दर्ज किया गया था। वहां पर हंगामा भी हुआ था, उनके जाने के बाद जो है ये हंगामा हुआ था। रेखा देवी जब वहां बूथ पर पहुंची उसके बाद जो है जो बीजेपी समर्थक थे
वो ये आरोप लगाते दिखे कि जो है ये यहाँ पर पहुंचकर वोटिंग को प्रभावित कर रही हैं। आरजेडी के समर्थन में वो बूथ सेंटर पर पहुंच गई, जबकि जो है बूथ के अंदर नहीं पहुंचना था और वो पहुंच गई। इसी को लेकर के जो मजिस्ट्रेट हैं वो मामला दर्ज कराए हैं। इस मामले में जो है एफआईआर मसौढ़ी थाने में दर्ज की गई है और उनके साथ जो है जो अंगरक्षक हैं उन पर भी जो है आरोप लगे हैं। तो ये मामला जो है अभी भी तुल पकड़ा हुआ है और अभी भी जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता पर हमले हुए और उसके बाद जो है रामकृपाल यादव पर गोलियां चली, तो इसी का वो नतीजा था। और ये मामला जो है रामकृपाल यादव ने भी दर्ज कराया था, रेखा पासवान पे ही दर्ज कराया, उनके साथ 8 साथियों पर मामला दर्ज कराया है और उनके कार्यकर्ताओं पर उन पर गोली चलाने का आरोप भी लगाया है। चलिए, शुक्रिया अमरजीत इस अपडेट के लिए आपका। और चलिए, ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।